नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 और यह टेस्ट सीरीज संख्या 18 है। यह क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो उसका एक चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इससे संबंधित यह टेस्ट सीरीज है और यह बीपीएससी पीजीटी के लिए यह सीरीज है, बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी के लिए, क्योंकि सिलेबस समान है सबका। ठीक है। और एनसीईआरटी आपकी हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस के लिए, एमजीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते ही हैं। तो जो भी लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ शो हो रहा है। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए की यह पूरी कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का नोट्स मिलेगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पूरा कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा और पीपीटी नोट्स आपको अलग से मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स अलग से मिलेगा। हर चैप्टर का मैं वन लाइनर सीरीज अलग से दूंगा, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज आप लोग को अलग से दूंगा। पूरा का पूरा बीपीएससी पीजीटी के लिए जितना सिलेबस में है और एक एक फैक्ट, एक एक मटेरियल मैं खोल कर पिला दूंगा। और इतना मैं यकीन के साथ बोल दूंगा कि अगर आप परीक्षा होने तक हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को अगर 100% फॉलो कर किए हैं तो 100% रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय क्लास 11 का यह बुक है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यह चैप्टर है और टेस्ट सीरीज संख्या 18 है। कुछ लोग तो घबरा गए हैं कि क्लास जल्दी जल्दी पढ़ाई, जल्दी जल्दी पढ़ाई। अरे भैया, आप जितना जल्दी आप पढ़ नहीं लोगे ना, उससे ज्यादा हम जल्दी पढ़ा देंगे। ठीक है। एक चैप्टर को अगर मैं केवल मुझे कोरम पूरा करना रहता ना, एक चैप्टर को मैं बस एक ही वीडियो में फिनिश कर देता, 15-20 मिनट के वीडियो में। लेकिन मैं अच्छे तरीके से एक चैप्टर को कई माध्यमों से पढ़ाता हूं ताकि कुछ भी आपका न छूटे। मैं टेस्ट सीरीज कराने से पहले मैं लेक्चर्स वीडियो देता हूं, लेक्चर्स वीडियो का हैंड रिटन नोट्स भी देता हूं और प्लस उसका पीपीटी नोट्स भी देता हूं, उसकी टेस्ट सीरीज भी कराता हूं और उसके बाद मैं वन लाइनर सीरीज अलग से चलाता हूं। ठीक है, कि एक चैप्टर से संबंधित कहां कहां कौन कौन से फैक्ट हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 18। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, देखिएगा। शुरुआत करते हैं। रिनेंसा मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। रिनेंसा मतलब पुनर्जागरण की बात कर रहा है। तो पुनर्जागरण मानवतावादी संस्कृति के बारे में, मतलब रिनेंसा मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो कौन सा एक सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसने मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को कम कर दिया। तो बिल्कुल मानवतावादियों ने मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को कम किया, यह बातें बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि मानव स्वभाव बहुमुखी था, बिल्कुल यह भी सही है। यह अच्छे आचरण से संबंधित था। चौथा देखिएगा, इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव की आलोचना की, तो यह बिल्कुल यह भी सही है। तो क्या है, यह अच्छे आचरण से संबंधित है। तो मानवतावादी का मतलब अच्छे आचरण तो है, लेकिन यह अच्छे आचरण से मात्र नहीं संबंधित था। यह जो 3 1 2 और 4 ये आपका सही है। ये विकल्प 3 जो है ये आपका गलत है। ठीक है। तो देखिए, पुनर्जागरण मानवतावादी शब्द, देखिए यह पुनर्जागरण मानवतावादी शब्द जो है वह स्टेडिया ह्यूमैनिटीज नामक अध्ययन के कार्यक्रम से लिया गया है। ठीक है। इसमें मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को ढीला करने के बारे में बात की गई है। ठीक है। कौन सही नहीं बताना। हाँ, ये सही है आपका, ये भी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 4 भी सही है। ठीक है। यह विचार मनुष्य में कई पक्षीय प्रकृति को मानता है। यह पद पुनर्जागरण मनुष्य का प्रयोग प्रायः किसी व्यक्ति को कई रुचियों और कौशल के साथ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस समय जो बहुत से व्यक्ति प्रसिद्ध हो गए थे और वे कई हिस्सों में बटे हुए थे। मतलब मानवतावाद में क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर कई सारी प्रतिभाएं होती हैं। ठीक है। ये बातें थी, जैसे लियोनार्डो दा विंची थे, माइकलएंजेलो थे, राफेल थे, तो कई बहुमुखी प्रतिभा के धनी यह लोग थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता पुस्तक किसने लिखा है। इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। थॉमस कैंपियन के द्वारा, फ्रांसिस पेट्रार्क के द्वारा, बर्कहार्ट के द्वारा या विलियम शेक्सपियर के द्वारा। थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो देखिए, इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक इटली में
पुनर्जागरण की सभ्यता। यह पूरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? थॉमस कैंपियन के द्वारा, फ्रांसिस पेट्रार्क के द्वारा, बर्कहार्ट के द्वारा या विलियम शेक्सपियर के द्वारा? तो पुनर्जागरण की सभ्यता, यह पूरी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखने वाले हैं बर्कहार्ट ने यह पुस्तक लिखी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा। व्याख्या देख लीजिएगा। 19वीं सदी में इतिहासकारों ने इस अवधि के सांस्कृतिक परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल किया। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस इतिहासकार ने इन पर सबसे अधिक जोर दिया है वह स्विस विद्वान स्विट्जरलैंड में बेसल विश्वविद्यालय के जैकब बर्कहार्ट थे। ठीक है। 1860 में उन्होंने इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता नामक पुस्तक लिखी थी। अतः कथन 3 सही उत्तर है। तो यह आपका बर्कहार्ट जो है, और बर्कहार्ट ने पुनर्जागरण की सभ्यता पुस्तक लिखा हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और ये 1860 में इटली में पुनर्जागरण की सभ्यता नामक पुस्तक लिखे थे। 1860 में ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1860 में। आप ईयर भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पुनर्जागरण काल के खगोलविद को सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के बारे में उनके विचारों के लिए नजरबंद रखा गया था? मतलब कौन सा ऐसा विचारक था जिसने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य है? और यह विचार अपने आप में बहुत भयावह था उस समय, क्योंकि बाइबल में तो कुछ अलग लिखा था ब्रह्मांड के केंद्र के बारे में। तो उस समय के चर्च ने और पादरी लोगों ने इसका विरोध किया और उस महान खगोल शास्त्री को नजरबंद कर दिया गया अपने ही घर में। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस पुनर्जागरण काल के खगोलविद को सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के बारे में उनके विचार के लिए नजरबंद रखा गया था? मतलब गैलीलियो ने ये कहा कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है ना, यह ब्रह्मांड का केंद्र जो है यह आपका सूर्य है। ठीक है। और इसके लिए गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया। विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री थे। गैलीलियो जो थे कहाँ के थे? इटली के थे। इतालवी खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थे। ठीक है। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो का दूरबीन हमने अपने जब मैं लेक्चर्स वीडियो करा रहा था तो उसमें मैंने गैलीलियो का दूरबीन आप लोग को दिखाया था कि जो आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। तो दूरबीन के साथ अग्रणी कार्यों ने बृहस्पति, देखिए दूरबीन का सबसे पहले आविष्कार इन्होंने किया, गैलीलियो ने किया। और इन्होंने यह माना कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह सूर्य है। ठीक है। और दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया था और इनके द्वारा जो दूरबीन बनाई गई थी वह संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। दूरबीन का जब इन्होंने दूरबीन को बना लिया तो इन्होंने बृहस्पति के जो चंद्रमा, बृहस्पति के जो बाकी उपग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के 5 उपग्रह हैं। चंद्रमा के भी शायद 44 या 45 उपग्रह हैं। आप लोग कमेंट करिएगा। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। हाँ, बृहस्पति के 62 उपग्रह हैं। शनि के साथ 44-45 उपग्रह हैं। इसी को चंद्रमा कह रहा है उपग्रह को। ठीक है। तो इन्होंने बृहस्पति और शनि के उपग्रहों की खोज भी किया और शनि के छल्ले का वर्णन करने में भी अपने आप को सक्षम पाया। ठीक है। उन्हें एक सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के विचारों के लिए घर में ही नजरबंद कर दिया गया। देखिए, निकोलस कॉपरनिकस, यह पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। तो निकोलस कॉपरनिकस एक पुनर्जागरण युग के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, कॉपरनिकस। ठीक है। इन्होंने भी बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है वह सूर्य है। ठीक है। जब इसके पहले ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना जाता था? पृथ्वी को। अच्छा, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी किसने सबसे पहले बताया था? टॉलमी ने बताया था, टॉलमी ने। ठीक है। और टॉलमी का ही खंडन कॉपरनिकस ने भी किया, गैलीलियो ने भी किया। देखिए, अगला देखिए, निकोलो माइकियावेली भी इटालवी राजनयिक और दार्शनिक थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस। द प्रिंस किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की पुस्तक है। और मैकियावेली की एक और रचना थी, द डिस्कोर्स ऑन लिविंग। 2 रचनाएं थी मैकियावेली की, द प्रिंस और द डिस्कोर्स ऑन लिविंग। ये दोनों रचनाएं मैकियावेली की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। पुनर्जागरण काल के दौरान द बर्थ ऑफ वीनस का निर्माण किसने किया था? द बर्थ ऑफ वीनस का निर्माण किसने किया था? द बर्थ ऑफ वीनस का निर्माण किसने किया? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, बॉट लिगली ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो द बर्थ ऑफ वीनस का निर्माण किसने किया था? बॉट लिगली ने। विकल्प 3 जो है वह आपका सही है। देखिए, बॉट लिगली। पुनर्जागरण के दौरान कला, वास्तुकला, विज्ञान निकटता से जुड़े हुए थे। यह एक अनूठा समय था जब अध्ययन के इन क्षेत्रों को मूल रूप से जोड़ा गया था। ठीक है। उदाहरण के लिए दा विंची जैसे कलाकारों ने अपने काम में सारे सिद्धांतों जैसे संयुक्त सिद्धांतों को जोड़ा ताकि ये असाधारण सटीकता के साथ मानव शरीर को पुनः बना सके। ठीक है। फिलिपो ब्रूनेस्ली जैसे वास्तुकार ने, देखिए यह फिलिपो ब्रूनलेस्ली थे जो एक वास्तुकार थे
और वास्तुकार ने गणित का अध्ययन भी किया और कई सही अभियांत्रिकी के लिए भी इन्होंने अपने आप को प्रेरित किया। तो यह कौन थे? फिलिपो ब्रूनेस्ली। यह एक वास्तुकार थे, गणितज्ञ भी थे, वास्तुकार भी थे। अरे भाई, अगर कोई मकान बन रहा है, मेहराब बन रहा है, मकबरा बन रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? वास्तुकला का भी ज्ञान होना चाहिए, गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये फिलिपो ब्रूनेस्ली वह व्यक्ति थे जिन्होंने गणित का भी अध्ययन किया था और एक अच्छे वास्तुकार थे। इन्होंने विशाल गुंबदों का, मेहराबों का, मकबरों का इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। कुल मिलाकर यह इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। फिलिपो लोग का नाम ही कुछ अलग है, फिलिपो ब्रूनेलेस्ची। ठीक है। जैसे वास्तुकार ने गणित का अध्ययन किया और सही अभियांत्रिकी मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हिंदी लिखा हुआ है। तो यह क्या थे? सिविल इंजीनियर थे, फिलिपो ब्रूनेलेस्ची। ठीक है, इन्होंने गुंबदों की डिजाइनिंग की थी। ठीक है, और लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानते हैं। यह तो भाई लियोनार्डो दा विंची बहुत कुछ थे भाई, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे। ठीक है, बहुत कुछ प्रतिभा इनके अंदर थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? मतलब मानवतावाद के संस्थापक या मानवतावाद के प्रवर्तक या मानवतावाद के प्रणेता, जो भी कुछ कहें। तो मानवतावाद के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? मानवतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मानवतावाद के प्रवर्तक कौन है? बोकासियो, दाते, पेट्रार्क। मानवतावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं, कौन? ये पेट्रार्क। ठीक है, मानवतावाद के देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, छोटे में है। मानवतावाद के प्रवर्तक कौन है? पेट्रार्क ये है। ठीक है, मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिएगा, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। फ्रांसिस्को पेट्रार्क, इनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को पेट्रार्क का नाम था। फ्रांसिस्को पेट्रार्क पुनर्जागरण इटली में एक इतालवी विद्वान और कवि थे और सबसे शुरुआती मानवतावादियों में से एक थे, इसीलिए इनको मानवतावाद का संस्थापक कहते हैं। ठीक है, पेट्रार्क कि सिसरो के पत्रों की पुनर्खोज को अक्सर 14वीं सदी के पुनर्जागरण की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। दरअसल ये क्या है? सिसरो एक यूनानी विद्वान थे। ठीक है, यूनानी विद्वान थे सिसरो वही विद्वान है जिन्होंने हेरोडोटस को कहा इतिहास का जनक सिसरो ने ही कहा था। तो ये बहुत पहले की बात है। सिसरो, तो इन्होंने, पेट्रार्क महोदय ने क्या किया? पेट्रार्क ने सिसरो के पन्नों की पुनर्खोज की। मतलब सिसरो ने जो साहित्य लिखे थे, सिसरो ने जो इतिहास लिखा था, उसका खोज किया था। किसने? पेट्रार्क महोदय ने। कब खोज किया था? 14वीं सदी में इसकी खोज किया और यह खोज करके इन्होंने पुनर्जागरण की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब सिसरो के महान ज्ञान की खोज करके लोगों से यह अपील किया कि देखो, हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं। ठीक है, पेट्रार्क को अक्सर मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। पुनर्जागरण के दौरान पूरे यूरोप में पेट्रार्क के सोनेट्स की प्रशंसा की गई। ठीक है, तो हम लोगों ने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देख लिया है, अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप में सर्वप्रथम देखिए, यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यूरोप में इटली में स्थापित किया गया, जापान में, रूस में कि मिस्र में? कहाँ स्थापित किया गया था? तो यूरोप में सबसे पहला विश्वविद्यालय, सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो यह इटली है, इटली। आधुनिक समय की बात किया जा रहा है, वैसे तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी तो हमारे वहां थी भाई, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए प्रश्न 32 देखिएगा। एक चर्चित कलाकार, कौन है चर्चित कलाकार? कोपरनिकस, लियोनार्डो दा विंची, लूथर, मार्टिन लूथर। तो ये है लियोनार्डो दा विंची, एक चर्चित कलाकार थे। विकल्प बी, इनकी दो पेंटिंग थी। मोनालिसा इनकी ही पेंटिंग थी और एक और पेंटिंग थी द लास्ट सपर, मतलब अंतिम भोज। ये दो इनकी पेंटिंग थी। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? 3 ऑप्शन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, गुटेनबर्ग। दूरबीन के आविष्कार कौन है? गैलीलियो है, गैलीलियो, विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है? मतलब ओलंपिक खेल कहाँ शुरुआत हुआ था?
रोम, मिस्र, यूनान या चीन? तो एथेंस में खेला जाता था ओलंपिक खेल, आपको पता है। विकल्प सी जो है आपका सही है, यूनान। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, मानवतावादी संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? मानवतावादी संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? मानव जीवन पर नियंत्रण? बिल्कुल नहीं। मानव शक्ति का ह्रास? बिल्कुल नहीं। ठीक है। भौतिक संपत्ति का विकास? यह भी नहीं। क्या है मानवतावादी संस्कृति का मुख्य विशेषता? यह है कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मानवतावादी यही कहा करते थे। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, जर्मनी में किसान विद्रोह कब हुआ है? 1524, 1525, 1543 या 1543? तो जर्मनी में किसान विद्रोह हुआ है 1525 में। 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह होता है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया है? सोसाइटी ऑफ जीसस, देखिए यह संस्था बनी थी सोसाइटी ऑफ जीसस। जब चर्च और पादरियों की बदनामी होने लगी तो पादरियों ने मिलकर एक संस्था बनाया था, सोसाइटी ऑफ जीसस। तो यह संस्था किसने बनाया था, किस पादरी ने बनाया था? इग्नेशियस लोयोला, मार्टिन लूथर, विलियम हार्वे, भैया ये बनाए थे इग्नेशियस लोयोला ने बनाया था सोसाइटी ऑफ जीसस, ये संस्था बनाई थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। और इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, लगातार मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीपीएससी पीजीटी के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी पीजीटी के लिए। और इसमें आपको पूरा 2500 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी, पूरा सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से। हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेंगे और कंप्यूटराइज्ड नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स भी आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, इटली के तटवर्ती बंदरगाहों के पुनर्जीवित होने के दो मुख्य कारण बताइए। मतलब इटली के तटवर्ती बंदरगाहों के पुनर्जीवित होने के दो कारण, मतलब इटली के जो तटवर्ती बंदरगाह हैं वह क्यों प्रचलन में आए, वह क्यों फिर से प्रसिद्ध हो गए, इसके दो कारण क्या हैं? भाई कोई तटवर्ती, आप वैसे ही पता चल रहा है, कोई बंदरगाह अगर प्रसिद्ध हो रहा है, पुनर्जीवित हो रहा है, तो उसके पीछे यही कारण हो सकता है कि व्यापार में वृद्धि हो रही है। तो देखिए चारों ऑप्शन है आप लोग के सामने, बाइजेंटियन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार, फिर मंगोलों का चीन के साथ व्यापार। तो यही आपका जो है आपका सही होगा, विकल्प ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर, देखिए दो बड़े मानवतावादी रहे हैं। एक ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर रहे हैं इंग्लैंड के। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी यूटोपिया। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मोर की पुस्तक है, जो इंग्लैंड के थे। फिर हॉलैंड के थे इरास्मस। ठीक है, इन्होंने प्रेस ऑफ फॉली लिखा था, द प्रेस ऑफ फॉली, मतलब पादरियों के अनैतिक जीवन पर प्रहार किया था इस पुस्तक लिखकर। हॉलैंड के थे इरास्मस। तो इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरास्मस की चर्च के प्रति क्या अवधारणा थी, मतलब यह लोग चर्च के बारे में क्या सोचते थे? पहला ऑप्शन है पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज धन खरीदने का तरीका है, मतलब ये क्षमा पत्र गलत तरीका है। यह ये सोचते थे कि चर्च लालची और लूट खसोट वाली संस्था है, यह सोचते थे। या फिर जालसाजी द्वारा तैयार किसानों पर लगाए गए कर अधिक हैं और अनुचित हैं। तो ये सभी बातें सोचते थे भाई। ये जानते थे कि चर्च जो है ना किसानों पर लंबा अच्छा खासा टैक्स लगाता रहता है। चर्च जो है लालची और लूट खसोट वाली संस्था बनकर रह गया है। चर्च जो है पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज जारी कर रहा है, क्षमा पत्र जारी कर रहा है और क्षमा पत्र को बेच रहा है। ठीक है, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से। ठीक है, तो उपरोक्त सभी विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, फ्लोरेंस के मानवतावादी जुआनो पिको दिल्ला मिरादेला, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जुआने पिको दिल्ला मिरादोला। ठीक है, ने किस पुस्तक में वाद विवाद पर लिखा था? यह सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए, यह मानवतावादी जो है जुआनो, इनका नाम है जुआनो पिको, ऐसा सोच लीजिएगा, जुआनो पिको इनका नाम है और यह मानवतावादी हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? देखिए चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, 1486 में इनकी पुस्तक लिखी गई थी, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन किसकी पुस्तक है? तो किस मानवतावादी की पुस्तक है? तो जुआनो पिको दिल्ला की पुस्तक है। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1486 में प्रकाशित हुई थी। एक एक चीज मैं आप लोग को
रटा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। और डिफिनेशन वाला जो जो आपका एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, टेस्ट हैं, वो भी कराए जा रहे हैं, और जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, रेनेसां व्यक्ति शब्द की व्याख्या करिए। रेनेसां व्यक्ति शब्द की व्याख्या क्या है? वह व्यक्ति जिसकी रुचि हो, वह व्यक्ति जिसे महारत प्राप्त हो, वह व्यक्ति जिसकी रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। तो रेनेसां व्यक्ति जो है वह व्यक्ति होता है जिसको एक साथ अनेक रुचियां हो। ठीक है, विकल्प सी। अगला देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कुछ समय के जितने भी लोग थे वह एक साथ कई रुचियां, कई सारे हुनर में माहिर लोग थे। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, दी पाइटा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? दी पाइटा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये है माइकल एंजेलो। यह थोड़ा सा क्रम में थोड़ा गलत शब्द हो गया है, एक ही नाम हो गया है। तो दी पाइटा नामक जो चित्रकार हैं, नामक चित्र के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 46, सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत क्या है? सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत क्या है? सूर्य घूमता है और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी और सूर्य चारों तरफ घूमते हैं। सूर्य स्थिर है। देखिए, अब देखिए जो सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत जो है ना, तो यहाँ पर अब के अनुसार यह होना चाहिए कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। जबकि सूर्य केंद्रित सिद्धांत जब कॉपरनिकस ने लाया, ठीक है, कॉपरनिकस ने और गैलीलियो ने लाया सूर्य केंद्रित सिद्धांत, तो उनके अनुसार यह था कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि सूर्य भी अपनी धुरी से अलग वह भी परिक्रमा कर रहा है ब्रह्मांड का। ठीक है, ये नहीं बताया उन्होंने। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। इन्होंने यही कहा था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अब प्रश्न आ जाएगा तो लोग बहुत विद्वान बनने के चक्कर में सोचेंगे नहीं यही होना चाहिए, इसको सूर्य घूम रहा है, सूर्य घूमता है और सारे ग्रह सूर्य की चारों परिक्रमा करते हैं। जबकि ये पूछ रहा है सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत, वह जो सिद्धांत उन लोगों ने दिया था उसके अनुसार क्या है? तो उनके अनुसार ये है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। विकल्प सी जो है इसमें सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, लास्ट सपर चित्र का निर्माण कब हुआ? ये दो लास्ट सपर, द लास्ट सपर जो है मतलब होता है अंतिम भोज। ठीक है, और यह लास्ट सपर जो चित्र है ना, यह पेंटिंग जो बनाई गई है ईसा मसीह पर बनाई गई है। ईसा मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम भोज कर रहे हैं। और यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। कब? 1495 में, 1495 में। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। कुछ और क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं आप लोग बता रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन और है। देखिए, ओरिजिन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ओरिजिन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन का प्रकाशन कब हुआ था? 1476 में, 1480 में, 1485 में। इसको तो मैं बताया हूँ लेकिन फिर आ गया है 1486 में। 1486 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, प्रश्न संख्या 49। ठीक है, द प्रेस ऑफ फॉली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रेस ऑफ फॉली इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1509 में इसका प्रकाशन होता है। प्रेस ऑफ फॉली का प्रकाशन 1509 में होता है। आप लोग को ईयर भी याद रखना होगा। यह जो प्रेस ऑफ फॉली है यह किसकी पुस्तक है? इरास्मस की पुस्तक है। इरास्मस कौन थे भैया? ये मानवतावादी थे, मानवतावादी थे। कहाँ के मानवतावादी थे? तो यह हॉलैंड के थे। ये कहाँ के मानवतावादी थे? कौन सा देश था इनका? हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड के थे। हॉलैंड के मानवतावादी इरास्मस ने 1509 में प्रेस ऑफ फॉली नामक पुस्तक लिखा था। इसमें किस पर प्रकाश डाला है? पादरियों के अनैतिक जीवन पर, किस प्रकार से पादरी अनैतिकता की राह पर चल रहे हैं, अनैतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अरे पादरी थे तो नन भी थी, अनैतिकता फैला हुआ था तो उसी पर प्रकाश डाला गया था। इस पर इरास्मस में डाला गया है। ठीक है, 1509 में यह पुस्तक आई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276।
और केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, सभी लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग ज्वाइन करना है। धन्यवाद।